गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9 सिलेबस कंप्लीशन। आज के वीडियो में हम लॉ ऑफ मोशन के ही लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे। इन कंटिन्यूएशन में हम लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अभी तक हमने सारी चीजें लॉ ऑफ मोशंस के बेसिक चीजों को डिस्कस कर लिया। हमने स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इनको ग्राफ पे भी डिस्कस किया, सारे इक्वेशंस को भी डायरेक्ट किया। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी इसके पहले की वीडियोस देखनी है तो आप इसके पहले की वीडियोस में जा करके चीजों को सर्च करके इजिली देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ये टॉपिक आईसीएसई, सीबीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी बोर्ड, हर बोर्ड में कवर होता है। और इस टॉपिक को आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट इजिली क्लियर हो जाए। तो देखिए, बेसिकली व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द फॉलोइंग। अब देखिए, हम लोग ना ऐसा हमारे लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, तो हम हर चीज के पहले पीछे रीजन जानना चाहते हैं। आपका क्लास में भी फाइट होता होगा फ्रेंड्स के साथ, आपके टीचर बोलती होगी कि बताओ क्यों लड़ाई हुआ, क्या कारण था, पहले किसने क्या किया। तो उसी तरीके से साइंस में भी हम हर चीज का रीजन जानना चाहते हैं। अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देखिए, एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव नहीं कर रहा है। अब स्टैटिक का मतलब होता है कि खड़ा है, रुका हुआ है एक जगह। ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा है बिना किसी फोर्स के, तो क्या रीजन है इसका। कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं एक जगह रखा रहता है, उस पर अगर कोई फोर्स हम नहीं लगा रहे तो उसका मूवमेंट नहीं हो रहा, तो देयर मस्ट बी सम रीजन। वही नेक्स्ट चीज क्या है, द फोर्स विच इज sufficient to lift a book from a table is not sufficient to lift the table। मान लीजिए टेबल पे एक बुक रखी है, उस बुक को उठाने के लिए हम जितना फोर्स अप्लाई करें, जितनी ताकत लगा रहे हैं, उतनी सेम ताकत हम टेबल को उठाने के लिए नहीं लगाते। तो अगर हम उतनी सेम ताकत नहीं लगा रहे टेबल को उठाने के लिए, तो इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है कि हम कमजोर है, ऐसा नहीं है। नेचुरली टेबल बुक के अकॉर्डिंगली थोड़ा हैवी होगा, और टेबल को हिलाने के लिए, टेबल को उसका पोजीशन चेंज करने के लिए हमको ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं होगी, जरूरत होगी एज कम्पेयर टू बुक के। द फोर्स विच इज सफिशिएंट टू लिफ्ट अ बुक, ये तो हमने कर लिया। फ्रूट्स ऑन ट्री फॉल डाउन व्हेन इट्स ब्रांचेस आर शेकन। कई बार ऐसा होता है ना कि हम ब्रांचेस को शेक करते हैं तो बहुत हल्के, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो पके होते हैं, जो ऑलमोस्ट राइपन होते हैं, वो गिर जाते हैं। सारे फ्रूट्स नहीं गिरते हैं, तो गिर जाते हैं तो क्यों, नहीं गिरते हैं तो क्यों। कई बार ऐसा होता है कि हम फैन जब बंद करते हैं, फैन चलाना जब बंद करते हैं, उस समय फैन चलाने के बंद करने के बाद भी फैन थोड़ी देर तक घूमता है। फैन के जो पेटल्स होते हैं वो थोड़ी देर तक घूमते हैं, उसके बाद रुकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। If we look for the reason for the above, we realize that the object have some inertia। देखिए, inertia आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। inertia इनफैक्ट बच्चों से ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता है। inertia बेसिकली हम कहते किसको हैं, तो inertia जो होता है वो चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन। जो चीजें, जो ऑब्जेक्ट अपने आप अपना मोशन को चेंज नहीं करती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं इनर्शिया। जैसे मान लीजिए आप लोग खेलते रहते हैं, तो जब तक आपके पेरेंट्स नहीं डांटते हैं, नहीं बोलते, तब तक आप अपनी जगह से नहीं हटते हैं। तो ये भी इनर्शिया, ये एक एग्जाम्पल है। इनर्शिया बेसिकली ऐसा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, कोई फोर्स कहीं से भी नहीं लग रहा होता है, तब तक उसमें कुछ भी नहीं होता है। मतलब देयर इज अ नीड ऑफ फोर्स फॉर एवरी काइंड ऑफ एक्टिविटी। एक फोर्स की जरूरत है। तो वो फोर्स क्या है या कैसे है। वी हैव लर्न दैट इनर्शिया इज रिलेटेड टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा, उसको उसका पोजीशन चेंज करने के लिए हमको उतना ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत होगी। अब ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए आप सो रहे हैं, आपके भाई बहन उठाते तो आप पे उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगता, तो आप, हो सकता है कि आप सो रहे हैं तो सोते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं। वहीं अगर आपके पेरेंट्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली आप क्या करते हैं, तुरंत से उठ के बैठ जाते हैं। तो मतलब जब आपके पेरेंट्स आए तो आप पे ज्यादा फोर्स अप्लाई हुआ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब दिस वेरी प्रॉपर्टी एंड इट्स देयरफॉर आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। अब आपको यहाँ पे याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। कई बार बच्चे इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को क्लियर किया है। लॉ ऑफ इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दोनों ही सेम होते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया मोर और लेस एक ही चीज है। कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिल अ ग्लास विथ अ सैंड। एक आपको ग्लास लेना है, उसको ऐसे थोड़ा सैंड से फिल करना है। सैंड से फिल इसलिए करें, ग्लास बहुत हल्का होता है, अगर हम कुछ उसमें नहीं डालेंगे, उसको भारी नहीं करेंगे तो ग्लास हमारा गिर जाएगा।
फिर उसके बाद कीप अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन इट, इसके बाद इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखिए एंड कीप अ 5 रुपी कॉइन, यहाँ पे आप 5 रुपी कॉइन को रखिए। देन उसके बाद क्या करिए, आप यहाँ पे इसको हिट करिए। आप यहाँ पे अगर उसको कार्डबोर्ड को हिट करेंगे तो मतलब 99% चांस ये होगा कि कार्डबोर्ड फ्लिप होकर इधर हो जाएगा और ये कॉइन हमारा अंदर चला जाएगा। अब कॉइन आपका अंदर आ गया। इसी चीज को न्यूटन फर्स्ट लॉ में एक्सप्लेन किया गया कि ऐसा क्या रीजन है। कॉइन में क्या था, कॉइन में इनर्शिया था, मतलब कॉइन में कोई भी मोशन नहीं था, कॉइन में कोई भी मोशन नहीं था। फिर हमने फोर्स कार्डबोर्ड पे अप्लाई किया, इसलिए कार्डबोर्ड पे फोर्स अप्लाई हुआ, कार्डबोर्ड आगे चला गया और कॉइन वहीं पे गिर गया, क्योंकि कॉइन इनर्शिया पोजीशन में था, कॉइन में कोई भी मूवमेंट नहीं था। चलिए इसको आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव प्लेड टग ऑफ वॉर, आपने टग ऑफ वॉर तो खेला होगा। टग ऑफ वॉर गेम एक्चुअल में बच्चों को बड़ा मजा आता है खेलने में। टग ऑफ वॉर गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। टग ऑफ वॉर ऐसा होता है ना, जैसे बीच में एक लाइन होती है, थोड़े से बच्चे यहाँ पे होते हैं, थोड़े से बच्चे यहाँ होते हैं। अभी क्या करते हैं, दोनों साइड से बच्चे खींचते हैं और क्या करना क्या होता है कि अगर इसका एक भी प्लेयर इस लाइन के इधर है, इसका एक भी प्लेयर इस लाइन के इधर आ गया तो ऑटोमेटिकली फिर पता चल जाता है कि कौन सी टीम जीती और कौन सी टीम हारी। फॉर सो लॉन्ग एज द फोर्स अप्लाइड बाय बोथ द साइड आर इक्वल, जब तक दोनों साइड से फोर्स इक्वल अप्लाई होगा तब तक इस लाइन को कोई भी क्रॉस नहीं करेगा। दैट इज बैलेंस्ड। द सेंटर ऑफ द रोप इज स्टैटिक इन स्पाइट ऑफ अप्लाइड फोर्स, मतलब फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, फोर्स इधर से भी अप्लाई हो रहा है, फोर्स इधर से भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन हमारा जो सेंटर है वो एकदम स्टैटिक है, फिक्स है। ऑन द अदर एंड व्हेन द अप्लाइड फोर्स बिकम अनइक्वल, मान लीजिए एक साइड से इधर से ज्यादा फोर्स लग गया या इस साइड से ज्यादा फोर्स लग गया तो क्या होगा, तब वहां पे क्या हो जाएगा, अनबैलेंस सिचुएशन अराइज हो जाएगी। एंड द नेट फोर्स गेट्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स एंड द सेंटर ऑफ द रोप शिफ्ट इन द डायरेक्शन। अभी क्या होगा कि मान लीजिए इस साइड से ज्यादा फोर्स लगा तो ऑटोमेटिकली सेंटर जो है, मतलब इधर के लोग इस साइड में आके खड़े हो जाएंगे एंड दे विन द गेम। देखिए यही चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ये आपके न्यूटन फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन है, इसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इस केस में यूनिफॉर्म मोशन, दोनों जगह से फोर्स बराबर लगाते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। एंड रिमेन एट द रेस्ट, जो हमारा ग्लास वाला एग्जांपल था उसमें जो पॉइंट था रिमेन एट द रेस्ट along a straight line unless an external unbalanced force act on it। एक अनबैलेंस्ड फोर्स जब तक अप्लाइड नहीं होगा तब तक कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे इधर से ज्यादा फोर्स लगाया, मतलब फोर्स कैसा हुआ, अनबैलेंस्ड हुआ, तभी इस साइड के बच्चे इस साइड में आ गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज है। आगे देखते हैं। When an object is at rest or in uniform motion along a straight line, it does not mean that no force is acting on it। मतलब जैसे हमने टग ऑफ वॉर में देखा कि दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। एक्चुअली देयर आर अ नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट बट दे कैंसिल ऑन वन अनदर सो दैट द नेट फोर्स इज जीरो। बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, इसके कारण नेट रिजल्ट जीरो आ रहा है। फोर्स हर तरफ से लगता है, फोर्स हम बहुत सारे फोर्स नीचे से भी लगाते हैं। अभी आप बोलोगे मैम नीचे से फोर्स कैसे लगाते हैं, आगे हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नीचे से भी फोर्स किस तरीके से लगता है या क्या होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ने क्या डिस्कस किया कि इनर्शिया होता है, मतलब जब तक हम कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट नहीं होता। The inability of an object to change its state of motion on its own, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप से मोशन में चेंज नहीं लाते। It also explain unbalanced force which causes change in the state of an object at rest or in uniform motion। I hope आपको क्लियर होगा। इसमें आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखने वाली है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। साथ ही साथ ये आपकी डेफिनेशन है जो कि आपके न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में कुछ भी पूछता है तो इस डेफिनेशन को आपको कवर करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप वन प्लास्टिक एंड वन रबर बॉल फ्रॉम द सेम हाइट। अब आप अपने फ्रेंड से बोलो कि एक प्लास्टिक की बॉल और एक रबर की बॉल दोनों को सेम हाइट से, यहाँ से अगर प्लास्टिक की बॉल भी गिराएंगे और रबर की बॉल भी गिराएंगे तो प्लास्टिक की बॉल अगर हमारे हाथ में आती है तो हमको कम झटका लगता है जब हम उसको कैच करते हैं,
वहीं अगर रबर की बॉल आती है तो ज्यादा झटका लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि रबर की बॉल का वेट ज्यादा होता है, मास ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक की बॉल। तो ये फिनोमेना आप बहुत इजीली ट्राई कर सकते हो, घर पे करके देख सकते हो। तो देखिए इसमें क्या बोलता है, द इफेक्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट shrinking another object depends both on the mass of the former object and its velocity। किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है एंड वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट जो चेंज कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है वो किस दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो मास मतलब उसका कितना वेट है, साथ ही साथ वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। दिस मीन्स दैट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन a property related to both mass and velocity। जिस वेलोसिटी पे रहेगा उसका भी इम्पैक्ट आएगा, साथ ही साथ जितना मास होगा उसका भी इम्पैक्ट आएगा। दिस प्रॉपर्टी वाज टर्म्ड मोमेंटम बाय न्यूटन। न्यूटन ने इसी प्रॉपर्टी को क्या बताया? मोमेंटम बोला है। मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? मोमेंटम को पी से। आप बोलोगे कि मैम मोमेंटम को एम से क्यों नहीं करते? मोमेंटम को एम से इसलिए नहीं करते कि एम से मास को करते हैं, तो अगर आप दो चीजों को एक से डिनोट करेंगे तो कैलकुलेट करने में हमको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मोमेंटम को हमेशा हम पी से डिनोट करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अभी मोमेंटम का जो इम्पैक्ट होता है वो मास का भी होता है और वेलोसिटी का होता है, इसलिए मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? P इक्वल टू एम इंटू वी। अब देखिए इसका हमारा डेफिनेशन क्या है? ये हमारा सेकंड लॉ का डेफिनेशन है जो आपको क्लियरली समझ के याद करके रखना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के रेट में जो चेंज होगा इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। वो किसके प्रोपोर्शन में होगा? अप्लाइड फोर्स। जितना फोर्स लगाओगे उतना ही होगा। चलो इसको एक एग्जांपल से आप समझो। जैसे मान लो कि आप इधर पे खड़े हो और यहाँ पे आपको एक साइकिल में आकर के 10 किलोमीटर की स्पीड से आ रही थी और उसमें आपको पर आवर की स्पीड से वो आपने टक्कर मारी, तो आपको हो सकता है आप गिर जाओ, हल्की सी झटका लग जाए। वहीं अगर एक बड़ी सी ट्रक आई, ट्रक भी सेम स्पीड से आ रही थी, उसने आपको टक्कर मारी, तो इसमें पॉसिबल है कि ट्रक के टक्कर से आपको मेजर एक्सीडेंट हो जाए या कुछ मिस हैपनिंग हो जाए। तो अब ये दोनों सेम स्पीड से आ रही थी, तो ऐसा क्यों हुआ? दोनों सेम स्पीड से आ रही थी तो ऐसा इसलिए हुआ कि ट्रक का क्या था? मास ज्यादा था। स्पीड एक थी पर मास ज्यादा था, इसके कारण इस पे इम्पैक्ट आया। तो मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करेंगे चेंज ऑफ मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होता है। अभी देखिए इसको हम थोड़ा क्लियरली सपोज करके डिस्कस करते हैं तो समझ में आएगा आपको। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास कितना है अपने पास? मास है अपने पास m का, ओके। मास कितना है? मास इज m। वही हमारी इनिशियल वेलोसिटी u, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। फोर्स है हमारा f, फोर्स को हमेशा हम f से डिनोट करते हैं। एंड वेलोसिटी हमको क्या करना है? फोर्स इज f applied in the direction of its velocity and time is t। अब आप देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट खड़ा था, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट पे किसी फोर्स से इसको पुश किया। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, यहाँ पे आप खड़े थे, यहाँ पे आप पे कुछ फोर्स लगाई है, तो ये आपका क्या हो गया? इनिशियल था, फोर्स अप्लाई किया गया तो आपकी फाइनल। तो आप कहाँ पे आ गए? यहाँ पर आ गए। आपको धक्का दिया तो आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो जो आप यहाँ से यहाँ आए, ये क्या हुआ? आपका चेंज हुआ। किस चीज में चेंज हुआ? मोमेंटम में। मोमेंटम क्यों बोलेंगे इसको? इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये चेंज जो हुआ है वो फोर्स अप्लाई करने के बाद हुआ है। तो हमारा यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम मतलब एफ एम, इनिशियल मतलब कितना है? इनिशियल का मतलब यू, तो इनिशियल मोमेंटम इज एम यू। और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा हमारा? फाइनल मोमेंटम ये v है और ये मोमेंटम है तो v, सॉरी m, तो फाइनल मोमेंटम हमारा आ जाएगा mv। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब देखिए फाइनल है हमेशा कैसे होते थे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। तो वैसा इसमें भी करेंगे, फाइनल mv माइनस इनिशियल mv अपॉन टी। अब m कॉमन है, m कॉमन ले लिया हमने, फिर v माइनस यू अपॉन टी। ये v माइनस यू अपॉन टी हमने पहले भी पढ़ा है, ये किसका फॉर्मूला है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हमेशा लिखते हैं v माइनस यू अपॉन टी। तो हम m मल्टीप्लाइड बाय a लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला। क्लियर है आपको? कोई डाउट तो नहीं है? अब देखिए आगे हमारे न्यूटन जी क्या बोलते हैं।
According to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum is proportional to the applied force. क्या होता है, जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा. मतलब ma इज प्रोपोर्शनल टू f, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f इज प्रोपोर्शनल टू ma. अब हमको ये प्रोपोर्शनल हटाना है, तो चूंकि हमको फिजिक्स कहती है कि अगर हमको प्रोपोर्शनल हटाना होता है तो हम इक्वल टू एक के की वैल्यू 1 आती है. ये बहुत हाई लेवल की बात है, जब आप 11th 12th में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा. हम यहाँ पे एम इस तरीके से लिख सकते हैं. तो के की वैल्यू कितनी होती है 1. फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो. तो किसी भी चीज को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, इसलिए हमारा फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए. मतलब एम इज व्हाट, एम इज मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय ए इज एक्सेलरेशन. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है. ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे खत्म होता है. चलिए अब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की ओर मूव करते हैं. हम फटाफट से न्यूटन्स के थर्ड लॉ को डिस्कस कर लेते हैं. देखिए न्यूटन्स के थर्ड लॉ में बेसिकली ये बोलता है कि आप हम जो भी करते हैं, जो भी एक्शन होता है उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है. अभी अगर आप किसी को भी ये बोलेंगे, अपने फ्रेंड को, किसी को भी, कि बेसिकली वो कुछ एक चीज को कुछ एक काम करे, कोई एक वर्क करे, तो उस वर्क का ऑब्वियसली कोई दूसरा इम्पैक्ट जरूर होगा. मतलब हम कोई चीज अगर एक साइड से करते हैं तो दूसरी साइड से उसका कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लगता है. अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, कोई एक गर्ल है जो कि इधर खड़ी है और इधर खड़ी होकर एक राइफल से वो फायर करेगी. तो फायर करने के बाद बुलेट तो उधर जाएगी, लेकिन अगर गर्ल ने बहुत टाइट से गन को होल्ड करके नहीं रखा है तो गर्ल क्या होगी, वो नीचे फेल डाउन हो जाएगी. अभी गर्ल क्यों फेल डाउन होगी, क्योंकि अगर उसने जो फायर किया तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट उसकी बॉडी पे भी आएगा. अगर उस बॉडी के इम्पैक्ट को उसने टाइटली अपनी बॉडी को करके नहीं रखा था तो वो पीछे की ओर गिर जाएगी. कुछ भी चीज को हम फायर करते तो हल्का सा झटका हमको भी फील होता है. ये सेम झटके के कारण ये गर्ल गिर गई. तो इस तरीके से अगर कुछ चीजें होती हैं, इस तरीके से अगर कुछ भी हमारे बॉडी या किसी चीज में कोई चेंज होता है तो उसी को न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं. वी हैव लर्न अबाउट फोर्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट थ्रू न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ. हाउएवर इन नेचर फोर्स कैन नॉट एक्ट अलोन. फोर्स कभी भी अकेले काम नहीं करता है. फोर्स इज reciprocal action between two objects. Force are always applied in pairs. When one object apply a force on other object, the later object also simultaneously apply a force on the former object. दोनों ऑब्जेक्ट में फोर्स लगता है. अभी आप बोलोगे कि सर अगर इधर कुछ रखा हुआ है, इस पे हम इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर ये भी फोर्स अप्लाई कर रहा है तब तो ये सब चीज हिलनी नहीं चाहिए. नहीं हिलेगी. क्यों हिलेगी, क्योंकि जो फर्स्ट मतलब मान लीजिए मैं फोर्स अप्लाई करी तो जो मेरा फोर्स होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, और जो दूसरा फोर्स होगा, जो लेटर फोर्स होगा या कह सकते फॉर्मर फोर्स होगा, वो थोड़ा कम होगा उसके कंपैरिजन में. इसलिए ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज करती है. द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इसी आइडिया को एक्सप्रेस करता है. मतलब द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट. जो दो ऑब्जेक्ट में फोर्स लगता है इक्वल और अपोजिट लगता है. द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्शन फोर्स, while the force applied by the second object is called reaction force. तो देखिए न्यूटन क्या बोलते हैं थर्ड लॉ के लिए, every action force has an equal and opposite reaction force which act simultaneously. मतलब फोर्स जो है वो simultaneously साथ में वर्क करता है, तो हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है. आइए हम कुछ एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं. एक्शन एंड रिएक्शन आर टर्म दैट एक्सप्रेस फोर्स. फोर्स को कौन एक्सप्रेस करता है, तो दो टर्म होते हैं एक्शन एंड रिएक्शन. These forces act in pairs. One force cannot exist by itself. मतलब जो फोर्स है वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, पेयर्स में एक्ट कर रहे हैं. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर साइमल्टेनियस. जो फोर्स है एक्शन और रिएक्शन दोनों साइमल्टेनियसली मतलब साथ में ही हो रहे हैं. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट. आपको ये वर्ड समझना है. Action and reaction forces act on different objects. They do not act on the same object and hence cannot cancel each other's effect. दोनों डिफरेंट चीजों पे लगते हैं, इसलिए दोनों अब एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते. जैसे अभी हमने बात की थी, मान लीजिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, हम इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, क्योंकि जो उसका फोर्स है वो उतना ही नहीं लग रहा है जितना कि हम लगा रहे. इसके कारण जो एक्चुअल में बॉडी है वो अपना पोजीशन चेंज करती है. व्हाइल हिटिंग अ बॉल विथ अ बैट द स्पीड ऑफ द बैट डिक्रीजेस. जब हम बॉल को बैट से हिट करते हैं तो बैट का स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाता है. क्यों, दोनों से ही फोर्स लगता है, लेकिन जब बॉल
आके बैट पे हिट करती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली बैट का जो फोर्स है वो थोड़ा कम हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, बॉल उस साइड हो जाती है और बैट जो है हाथ से छूट के दूसरे डायरेक्शन में चली जाती। वहीं गन रिकॉल दैट इज मूव बैकवर्ड व्हेन अ बुलेट इज फायर। जैसा हमने डिस्कस किया था, वो जो गर्ल थी उसने जब बुलेट को फायर किया तो गर्ल क्या हुई, गर्ल जो है वो नीचे फॉल डाउन हो गई। गर्ल क्यों गिर गई, क्योंकि गर्ल जो है वो उस बुलेट फायर करने के बाद के प्रेशर को, बाद के फोर्स को एडजस्ट नहीं कर पाए, इसके कारण। तो ये सारी चीजें हमारा एग्जाम्पल है जो कि आपको हेल्प करेगा न्यूटन के थर्ड लॉ को समझने में। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज आप कमेंट में लिखिए, मैं चीजों को और भी एलिबरेट करूंगी ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसका हमारे क्लास 9 का जो लास्ट टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपकी बुक में ये जो इतना कैलकुलेशन और इतना कंफ्यूजन बना के दिया हुआ है तो नेचुरली बच्चे इसको देख करके थोड़ा सा डर जा रहे होंगे। तो इसको हम बड़े अच्छे से कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हो जाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिकली यही करता है कि जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है, दोनों पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो मान लीजिए इसका फोर्स 3 है और इसका फोर्स 4 है, तो दोनों का कितना हो जाएगा, प्लस करके 7। तो जब इनका हम मोमेंटम निकालेंगे, जब इनका हम मोमेंटम निकालेंगे तो मोमेंटम हमेशा 7 आएगा। इट मे पॉसिबल कि इसका 4 हो जाए और इसका 3 हो जाए, इट मे पॉसिबल कि इसका 2 हो जाए और इसका 5 हो जाए। मतलब जो ओवरऑल मोमेंटम है वो हमेशा 7 ही आएगा। जो कंजर्वेशन लॉ बताता है वो यही बताता है कि जो मोमेंटम है वो हमेशा इक्वल होता है, मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होता। इसी मोमेंटम को चलिए हम थोड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं और इस कैलकुलेशन को जो आपको इतना डीप में दिया हुआ है इसको थोड़ा इजी बना करके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। बहुत इजीली इसको देख करके समझ सकते हैं कि ये हमारा इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज थी। यहाँ देखिए मास 1 मास 2, मतलब दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के डिफरेंट मास हैं। अब जब दोनों आपस में कभी टकराएंगे, कभी इनका कोलैप्स होगा, तो मास 1, मास मतलब जो हमारी फर्स्ट बॉडी थी वो यहाँ पर है, तो इसका ऑब्वियसली हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u1, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मास 1 है तो मास 1 में क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारी u1 है, तो इसको हम m1 u1 लिख सकते हैं। मोमेंटम के अगर कंसिडर करेंगे मास 1 और u1। वहीं अगर हम दूसरी बॉडी है उसका हम मास देखते हैं, तो मास कितना है उसका, मास हमने चूंकि दो ऑब्जेक्ट है इसलिए मास इसका हमने m2 ले लिया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u2। तो इसकी फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसकी m1 u1, और जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी हमारी मोमेंटम है m2 u2। वहीं अगर हम इसकी फाइनल वेलोसिटी देखेंगे तो देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा था वो हिट होने के बाद उसका मास ऑब्वियसली हमारा m1 होगा, और फाइनल वेलोसिटी है इसलिए हमने क्या लिख लिया, v1। वहीं अगर सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, m2, तो m2 और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2। तो सिंपली हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, v1 माइनस v2 अपॉन t, और दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी, v2 माइनस u2 अपॉन t। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम थोड़ा यहाँ समझते हैं डिटेल में। देखिए क्या हो गया कि हमारे ये दो ऑब्जेक्ट थे, एक था हमारा m1 और दूसरा था हमारा m2। तो अभी हमारे न्यूटन जी क्या बोलते हैं, ये हमारे फोर्स को भी बताते हैं। फोर्स कैसा होगा, फोर्स एक का पॉजिटिव होगा तो एक का नेगेटिव होगा, मतलब किसी एक का पॉजिटिव और किसी एक का नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव डालना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी बुक ने, जो आप बुक फॉलो करते हैं उसमें f1 को माइनस लिया है, तो f2 हमेशा पॉजिटिव होगा। दोनों में से एक फोर्स पॉजिटिव और एक फोर्स नेगेटिव होगा, किसी एक को भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे f1 को लिया क्योंकि आपकी बुक में भी f1 को लिखा हुआ है। f2 मतलब f2 कितना हो जाएगा, f का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, f इज इक्वल टू m इंटू ए, तो यहाँ f2 कितना हो जाएगा, m2 इंटू ma। वहीं f1 कितना हो जाएगा, माइनस हमने इसलिए लिया क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि f1 अगर हमारा माइनस में है तो f2 प्लस में है, तो f2 को हमने प्लस कंसिडर किया तो f1 माइनस, तो ऑब्वियसली हमारा m1 भी माइनस और a1 भी माइनस में हो जाएगा। अब m2 के लिए a इज व्हाट, a इज एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या निकाला था, m2 के लिए एक्सिलरेशन कितना था, v2 माइनस u2 अपॉन t। वहीं माइनस m1 इसका a1 का एक्सिलरेशन, a1 एक्सिलरेशन कितना आया था हमारा, v1 माइनस u1 अपॉन t। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करें तो टी हमारा कैंसिल हो गया, तो ऑब्वियसली हमारा क्या बच गया, m अगर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m2 v2 माइनस m2
U2। वहीं इस साइड में देखेंगे तो -M1V1 प्लस M1U1 प्लस क्यों हो गया, क्योंकि ये भी माइनस था और ये भी माइनस था, दोनों आपस में कट गए। तो इस तरीके से देखिए हमारी बुक में जो प्रूफ किया हुआ है वो हमारा आ गया। मास हमारा इन जो हमारा फर्स्ट का मास और वेलोसिटी था और जो हमारा सेकंड का मास और वेलोसिटी था वो आपस में क्या है, दोनों इक्वल हैं। मतलब मैंने आपको बताया कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों अगर किसी भी पॉइंट पे आपस में टकराते हैं तो दोनों का जो मोमेंटम होगा, टोटल टोटल ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे बात आपको याद रखनी है, टोटल ऑफ मोमेंटम। देखिए यहाँ पे हमने जो भी कैलकुलेट किया वो टोटल किया, टोटल ऑफ मोमेंटम हमेशा इक्वल ही होगा। ये जो हमने लास्ट में प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया। हमने भी अपने प्रीवियस अभी जो भी हमने सॉल्व करके देखा वो यही हमने प्रूव किया। तो मतलब हमारा एक्चुअली मोमेंटम हमेशा इक्वल होता है। देखिए इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। जितना भी इनिशियल मोमेंटम था मास 1 मास 2 में और जितना भी फाइनल मोमेंटम था मास 1 मास 2 में, दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। दस इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू ऑब्जेक्ट देन देयर total initial momentum is equal to their total final momentum. This statement is true for any number of objects. कितने भी objects हो लेकिन ये statement हमारा true होगा। When no external force act on two interacting objects, then total momentum remains constant. It does not change. ठीक है? This is contrary to Newton's third law of motion. The momentum is unchanged after the collision. समझ में आ रहा है? When two objects collide, the total momentum before collision is equal to total momentum after collision. इस बात को ही ध्यान देना है, यही हमें बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो इनिशियल में था वही हमारा फाइनल में भी होगा। आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया है चीजें। अब यहाँ एक और देखिए क्या दिया हुआ है। एक और हमको दिया हुआ है, द फॉरवर्ड मूविंग बुलेट कॉजेज द गन टू मूव बैकवर्ड आफ्टर फायरिंग। दिस बैकवर्ड मोशन ऑफ गन इज कॉल्ड रिकॉइल। ये हम लोग ने थोड़ा पहले भी डिस्कस किया था। जब वो गर्ल ने बुलेट को हिट किया उसके बाद वो नीचे फेल डाउन हो गई, नीचे फेल डाउन हो गई, मतलब ये जो बैकवर्ड मूवमेंट था बॉडी का ऑब्जेक्ट का, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अभी तक का क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद हमारे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं जो हम सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ हम एक्सरसाइज को ले लेंगे। ये वीडियो चूंकि बहुत बड़ा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज और ये दो तीन जो हमारे सॉल्व एग्जाम्पल्स बचे हैं इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा ये लेसन खत्म हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, चीजें बहुत डिटेल में समझ में आ रही होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज राइट इन कमेंट, हम चीजों को एक बार फिर से कवर अप कर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।